20 अप्रैल 1999 कोलोराडो के कोलंबाइन हाई स्कूल में एक आम दिन की शुरुआत हुई। लेकिन किसी को नहीं पता था कि कुछ घंटों में यह स्कूल इतिहास के सबसे खौफनाक दिनों में से एक का गवाह बनेगा। बंदूक की गोलियां गूंज उठीं, चीख पुकार मच गई और 13 मासूम लोग अपनी जान गंवा बैठे। आखिर क्या हुआ उस दिन? क्यों दो छात्रों ने अपना ही स्कूल खून से लाल कर दिया? ये कहानी है एक दर्दनाक हादसे की, जिसने पूरे अमेरिका को हिलाकर रख दिया। इस घटना ने स्कूल सुरक्षा, मानसिक स्वास्थ्य और समाज में हिंसा पर एक बड़े सवाल खड़े कर दिए। आज हम आपको लेकर चलेंगे उस दिन के हर डरावने पल में। आखिर वो दिन कैसे शुरू हुआ और कैसे वो एक भयानक त्रासदी में बदल गया। चलिए शुरू करते हैं कोलंबाइन हाई स्कूल शूटिंग की दिल दहला देने वाली कहानी। हम ऐसे ही दिलचस्प क्राइम स्टोरीज पर हर दिन लाइव भी आते हैं, तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न करें। 20 अप्रैल 1999 कोलंबाइन हाई स्कूल में एक घबराई हुई कॉल ने पुलिस को चौंका दिया। स्कूल में गोलीबारी हो रही है। क्लासरूम से चीखें गूंज रही थीं और हर तरफ अफरा तफरी का माहौल था। उस दिन दो छात्रों ने अपने ही स्कूल को खून से लाल कर दिया। ये कहानी है उस काले दिन की, जिसने इतिहास में हिंसा और डर की एक गहरी छाप छोड़ी। 20 अप्रैल 1999 का दिन कोलंबाइन हाई स्कूल के लिए एक सामान्य सुबह की तरह शुरू हुआ। छात्र अपनी क्लासेस में थे, कुछ कैफेटेरिया में लंच का इंतजार कर रहे थे और हर तरफ एक आम स्कूल जैसा माहौल था। लेकिन दो सीनियर छात्रों, एरिक हैरिस और डायलन क्लेबोल्ड, के इरादे उस दिन को हमेशा के लिए बदलने वाले थे। एरिक और डायलन स्कूल के बाहर अपनी गाड़ियों में पहुंचे, जिनमें उन्होंने अपने हथियार और विस्फोटक छुपा रखे थे। उन्होंने अपनी गाड़ियों को स्कूल के अलग अलग प्रवेश द्वारों के पास पार्क किया ताकि वे अधिकतम नुकसान कर सकें। दोनों ने काले रंग के ट्रेंच कोट पहने हुए थे, जिनके अंदर उन्होंने गन्स और गोला बारूद छुपा रखा था। सुबह करीब 11:10 पर उन्होंने कैफेटेरिया के अंदर बड़े प्रोपेन बम रखे, जो 600 से अधिक छात्रों को गंभीर नुकसान पहुंचाने के लिए काफी थे। उनका प्लान था कि बम फटने के बाद भागती भीड़ पर वे गोलियां चलाएंगे। लेकिन उनकी योजना का पहला हिस्सा असफल हो गया, क्योंकि बम समय पर फटे ही नहीं। बम न फटने के बाद दोनों ने तुरंत अपनी बंदूकें निकालीं और स्कूल के बाहर गोलीबारी शुरू कर दी। 11:19 पर एरिक और डायलन ने स्कूल के मुख्य प्रवेश द्वार पर खड़े छात्रों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। उनकी पहली गोली का शिकार हुए दो छात्र, एक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया और दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके बाद उन्होंने स्कूल के अंदर जाने का फैसला किया, जहां और अधिक छात्रों और शिक्षकों को निशाना बनाया जा सके। स्कूल के अंदर दाखिल होने के बाद एरिक और डायलन ने अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। उन्होंने लाइब्रेरी को अपना मुख्य निशाना बनाया, क्योंकि वहां उस समय सबसे ज्यादा छात्र मौजूद थे। लाइब्रेरी में घुसते ही उन्होंने छात्रों को डराने के लिए चीखना शुरू कर दिया। वे चिल्ला रहे थे, आज कोई नहीं बचेगा। और फिर उन्होंने निर्दयता से गोलीबारी शुरू कर दी। कुछ छात्र टेबल के नीचे छुपने की कोशिश कर रहे थे, तो कुछ खिड़कियों से बाहर कूदने का प्रयास कर रहे थे। लाइब्रेरी में ही उन्होंने सबसे ज्यादा लोगों की जान ली। लगभग 30 मिनट तक उन्होंने स्कूल में अराजकता मचाई। पुलिस को घटना की सूचना मिल चुकी थी और स्कूल के बाहर अधिकारी पहुंच चुके थे। लेकिन एरिक और डायलन ने अंदर घुसने के हर रास्ते को रोक दिया और अपने विनाशकारी कृत्य को जारी रखा। आखिरकार जब उन्हें लगा कि वे ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे, तो दोनों ने लाइब्रेरी में खुद को गोली मार ली। इस घटना में 13 मासूम लोगों की जान चली गई और दर्जनों लोग घायल हुए। यह अमेरिकी इतिहास की सबसे भयानक स्कूल शूटिंग में से एक बन गई। ये केवल एक त्रासदी नहीं थी, बल्कि समाज के लिए एक चेतावनी थी कि मानसिक स्वास्थ्य, स्कूल सुरक्षा और हिंसा को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाने की जरूरत है। घटना के दौरान पुलिस को सबसे पहले कैफेटेरिया में काम करने वाले एक स्टाफ सदस्य और कुछ छात्रों ने कॉल की। लगभग 11:19 पर स्कूल से एक घबराई हुई कॉल 911 पर पहुंची, जिसमें बताया गया कि स्कूल में गोलीबारी हो रही है और लोग घायल हो रहे हैं। कॉल के दौरान बैकग्राउंड में चीखने चिल्लाने की आवाज़ें और गोलियों की गूंज सुनाई दे रही थीं।
इस कॉल के तुरंत बाद पुलिस हरकत में आई और घटनास्थल की ओर रवाना हो गई। पुलिस लगभग 11:26 पर स्कूल पहुंची, लेकिन स्कूल के अंदर जाने की कोशिश करना बेहद खतरनाक था, क्योंकि एरिक और डायलन अभी भी गोलीबारी कर रहे थे। जैसे ही पुलिस पहुंची, उन्होंने देखा कि स्कूल के बाहर छात्र और स्टाफ जान बचाने के लिए भाग रहे थे। अधिकारियों ने तुरंत स्कूल को चारों तरफ से घेर लिया ताकि शूटर भाग न सकें। इस बीच अंदर एरिक और डायलन ने लाइब्रेरी में दर्जनों छात्रों और स्टाफ को बंधक जैसा बना रखा था। पुलिस ने स्थिति को समझने और अंदर क्या हो रहा है इसका अंदाज़ा लगाने के लिए स्कूल में छिपे छात्रों से फ़ोन कॉल्स और जानकारी लेना शुरू किया। जो छात्र बचकर बाहर आ पाए, उन्होंने पुलिस को बताया कि शूटर कौन है और उनके पास कितने हथियार हो सकते हैं। पुलिस ने सावधानीपूर्वक अंदर घुसने की योजना बनाई, लेकिन इससे पहले ही लगभग 12:08 पर लाइब्रेरी में एरिक और डायलन ने खुद को गोली मार ली। उन्होंने अपनी योजना के अंत में आत्महत्या करने का फैसला पहले से ही कर लिया था। जब पुलिस ने लाइब्रेरी में प्रवेश किया तो वहां का मंजर दिल दहला देने वाला था। चारों तरफ गोलियों के निशान, खून और घायल छात्र बिखरे हुए थे। इस पूरी घटना ने लगभग 50 मिनट के अंदर 13 लोगों की जान ले ली और दर्जनों को घायल कर दिया। पुलिस ने घटना के बाद स्कूल को पूरी तरह खाली करवा दिया और शेष छात्रों और स्टाफ को सुरक्षित बाहर निकाला। यह घटना खत्म हो चुकी थी, लेकिन इसके निशान हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गए। घटना के बाद पुलिस ने पूरी घटना की जांच शुरू की और यह सुनिश्चित किया कि शूटरों के पास कोई और हथियार या विस्फोटक तो नहीं थे। एरिक हैरिस और डायलन क्लेबोल्ड के घरों और उनकी गाड़ियों में भी सख्त तलाशी ली गई। पुलिस को उनके पास से कई असामान्य चीजें मिली, जैसे कि शूटरों के निजी डायरी और वीडियो, जिनमें उन्होंने इस हमले की योजना के बारे में विस्तार से लिखा था। इन डायरी और वीडियो में शूटरों ने अपनी मानसिक स्थिति और समाज से अपनी नाराजगी के बारे में भी जिक्र किया था। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि उनका उद्देश्य बड़ा कांड करना था, जिससे वे दुनिया का ध्यान आकर्षित कर सकें। इसके अलावा उन्होंने यह भी बताया था कि वे अपने हमले से स्कूल के बच्चों और समाज में एक दहशत फैलाना चाहते थे। जब पुलिस ने उनके घरों की तलाशी ली तो उन्हें कई हथियारों और विस्फोटकों के अवशेष मिले, जिनसे यह स्पष्ट हो गया कि वे कहीं अधिक बड़ा हमला करने की योजना बना रहे थे। कोलंबाइन हाई स्कूल शूटिंग के बाद मीडिया ने इस घटना को पूरे विश्व भर में कवर किया। इसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया और खबरों की सुर्खियां बन गईं। अमेरिका में यह घटना स्कूल हिंसा और मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर चर्चा का विषय बनी। मीडिया में विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श हुआ, जैसे कि इस घटना के पीछे की मानसिक स्थिति, शूटरों का समाज से अलगाव और वे कैसे इंटरनेट और वीडियो गेम्स से प्रेरित थे। एक बड़ा सवाल उठाया गया, क्या बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य की सही तरीके से पहचान और इलाज किया जा रहा है? इसके साथ ही गन कंट्रोल और स्कूल सुरक्षा पर भी गहरी बहस शुरू हुई। कई लोगों का मानना था कि इस तरह की घटनाओं के पीछे आसानी से उपलब्ध बंदूकें भी बड़ी वजह हैं। कोलंबाइन हाई स्कूल शूटिंग ने अमेरिकी समाज को गहरे झकझोरे। इस घटना ने स्कूलों में सुरक्षा की नई गाइडलाइंस और प्रक्रियाओं को लागू करने के लिए दबाव डाला। कई स्कूलों में सुरक्षा के कड़े उपाय किए गए, जैसे कि सुरक्षा गेट्स, मेटल डिटेक्टर और पुलिस की तैनाती। इसके अलावा मनोवैज्ञानिक और मानसिक स्वास्थ्य पर जागरूकता बढ़ी और स्कूलों में बच्चों की मानसिक स्थिति पर ध्यान देने की आवश्यकता महसूस की गई। यह घटना हिंसा की संस्कृति, इंटरनेट पर मिलने वाली असामाजिक सामग्री और गन कल्चर पर भी सवाल खड़ा करती है। कोलंबाइन हाई स्कूल शूटिंग के बाद अमेरिका में गन कंट्रोल कानूनों में बदलाव की मांग भी बढ़ी। कई प्रमुख कांग्रेसी नेताओं और नागरिकों ने बंदूक नियंत्रण के लिए आवाज उठाई, ये सुनिश्चित करने के लिए कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। हालांकि अब तक गन कंट्रोल पर कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन यह घटना इस बहस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई है। इस घटना ने स्कूल सुरक्षा के मुद्दे को भी प्रकट किया। कई स्कूलों ने सुरक्षा उपायों को कड़ा किया, जैसे कि सुरक्षा गार्ड, कैमरे और स्कूल के अंदर घूमने वालों पर निगरानी। इसके अलावा मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों पर भी अधिक ध्यान दिया जाने लगा, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। कोलंबाइन हाई स्कूल शूटिंग के बाद
चूंकि दोनों शूटर एरिक हैरिस और डायलन क्लेबोल्ट ने घटना के दौरान आत्महत्या कर ली थी, इसलिए कोई न्यायिक मुकदमा या कोर्ट की कार्यवाही उनके खिलाफ नहीं हो सकी। घटना के बाद हुई कानूनी कार्यवाही मुख्य रूप से उनके परिवारों और सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से जुड़ी थी, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। हालांकि इस भयानक घटना ने कई महत्वपूर्ण कानूनी और सामाजिक बदलावों का मार्ग प्रशस्त किया। कोलंबाइन शूटिंग के बाद दो प्रमुख मुद्दे सामने आए थे। पहला, एरिक और डायलन की परिवारों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही, और दूसरा, स्कूलों की सुरक्षा और गण नियंत्रण के सवालों पर न्यायिक दबाव। चूंकि दोनों शूटरों ने आत्महत्या कर ली थी, वे कानून से बचने में सफल रहे। इसके बावजूद उनके परिवारों के खिलाफ कुछ कानूनी कदम उठाए गए, खासकर उनके घरों में मिले हथियारों के संबंध में। उदाहरण के लिए, एरिक हैरिस के माता पिता पर यह आरोप था कि उन्होंने अपने बेटे के मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति को गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि एरिक ने एक खतरे की चेतावनी पहले ही दी थी और वे कई बार स्कूल के अधिकारियों को अपने बेटे के व्यवहार के बारे में अवगत कर चुके थे। हालांकि इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई थी, क्योंकि बहुत से लोग यह मानते थे कि एरिक और डायलन दोनों ही नॉर्मल थे और किसी से कोई खतरा नहीं लगते थे। साथ ही मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दे पर भी जोर दिया गया। मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति को सही समय पर पहचानने और उसका इलाज कराने के लिए कई कानूनी और चिकित्सा उपायों पर ध्यान केंद्रित किया गया। इसके बाद स्कूलों में मनोवैज्ञानिकों और काउंसलरों की नियुक्ति बढ़ाई गई। कोलंबाइन हाई स्कूल शूटिंग के बाद कोई न्यायिक कार्यवाही शूटरों के खिलाफ नहीं हो पाई, क्योंकि दोनों ने आत्महत्या कर ली थी। हालांकि इस घटना ने कानून में सुधार और स्कूल सुरक्षा को लेकर नए कानून बनाने के लिए दबाव डाला, जिससे अमेरिका में गन कंट्रोल, मानसिक स्वास्थ्य उपचार और स्कूल सुरक्षा पर अधिक ध्यान दिया गया। ये घटना एक कड़ी याद दहानी बन गई कि ऐसे हमलों को रोकने के लिए समाज, सरकार और परिवारों को मिलकर काम करना पड़ेगा। आज की कहानी यहीं तक थी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।